नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, शिक्षाविद और विचारक, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के माध्यम से समाज में मूल्यों, संस्कारों और ज्ञान का आलोक फैलाया। उनका जीवन दर्शन हम सभी को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने देश भर के समर्पित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ हैं और आने वाली पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में राज्य स्त्री शक्ति तीतू रौतेली एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और राजपुर विधायक खजान दास शामिल हुए। तीलू रौतेली पुरस्कार उन महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। इस वर्ष 13 जनपदों की 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। खेल, सामाजिक कार्य और स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली इन महिलाओं को 51,000 रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार प्रदेश की मातृशक्ति के साहस, संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक है। विभिन्न क्षेत्रों में, हर जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली, समाज के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में ऐसी मातृशक्ति की प्रतीक महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जाता है। अनेक अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हों, इसी प्रकार जो आंगनबाड़ी हमारी सहायिकाएं हैं, कार्यकर्ताएं हैं, उन सबको भी सम्मानित किया जाता है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि महिलाएं अपने क्षेत्रों में और आगे बढ़ चढ़कर काम करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और अपने सर्वोच्च को देने के लिए संकल्पित होकर कार्य करें, इसलिए प्रोत्साहन किया जाता है। और महिलाओं के लिए हम निरंतर अनेक योजनाएं भी चला रहे हैं। राज्य के अंदर हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। ये विशेष दिन है और ये विशेष दिन तीलू रौतेली सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाली हमारी 13 महिलाओं को समर्पित है। ये सम्मान जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हैं जो कि अपनी परियोजनाओं में बेहतरीन काम कर रही हैं, ऐसी 33 महिलाओं को सम्मान देने का दिन है और आज उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है हमारे मुख्यमंत्री के कर कमलों से। निश्चित रूप से वे बहुत सौभाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से वो समाज के लिए भी बहुत आदर्श हैं। महिला सुरक्षा पर हुए निजी कंपनी के सर्वे में टॉप 10 शहरों में असुरक्षित देहरादून के मामले में मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार थी और इसके आंकड़े राज्य महिला आयोग और देहरादून पुलिस ने सबके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मातृशक्ति लगातार आगे बढ़ रही है और नए आयाम स्थापित कर रही है। आपको बता दें, महिला सुरक्षा पर हुए निजी कंपनी के सर्वे में टॉप 10 शहरों में असुरक्षित देहरादून के मामले में मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार थी और इसके आंकड़े राज्य महिला आयोग और देहरादून पुलिस ने सबके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में मातृशक्ति लगातार आगे बढ़ रही है और नए आयाम स्थापित कर रही है। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारी महिलाएं आज बहादुरी से आगे बढ़ रही हैं, एक से एक अच्छा काम कर रही हैं। उनके अंदर एक कौशल भी है, उनके अंदर अच्छी सामर्थ्य भी है और अच्छा परिश्रम भी है। तो निश्चित रूप से ऐसे समाचार और इस प्रकार के जो आकलन हैं, जो बहुत ज़्यादा विस्तृत न होकर बहुत सूक्ष्म होते हैं, उससे महिलाओं का मनोबल टूटता है। जबकि हमारी महिलाओं ने हमेशा क्रांति की है उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, चलाने में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। जीएसटी परिषद ने बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में व्यापक सुधारों के तहत 5% और 18% के 2 स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। इसमें रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। यह व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। ऐसे कई आइटम हैं जिन पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है। जीएसटी में छूट को लेकर
उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश की जनता को वादा किया था, वह पूरा हो चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए 173 से अधिक वस्तुओं के वस्तु एवं सेवा कर में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को हर सुविधा प्रदान करने का केंद्र सरकार का बेहतर कदम है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को कहा था कि दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर, जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में वोट चोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस भवन में एआईसीसी CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। उत्तराखंड में जिन लोगों के वोट कट गए हैं, उनके जरिए कांग्रेस ने 4000 RTI दाखिल कर वोट काटे जाने की जानकारी मांगी। सप्पल का कहना है कि किसी भी RTI का सीधा जवाब नहीं दिया गया है और सारे जवाब टालने वाले दिए जा रहे हैं। अब वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि किन लोगों की अर्जी पर यह वोट काटे गए हैं और इलेक्शन कमीशन के कानून के अनुसार क्या उन्हें स्पीड पोस्ट, फॉर्म 7 या BLO के माध्यम से सुनवाई का मौका दिया गया। भाजपा ने दोनों उपचुनाव भी इन्हीं फर्जी तरीकों से जीते हैं। बीजेपी इलेक्शन कमीशन की मदद से नागरिकों के मतदान करने के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सही वोट काटकर और फर्जी वोटर के नाम मतदाता लिस्ट में जोड़कर यह सब गड़बड़ कर रही है। कांग्रेस उत्तराखंड सहित पूरे देश में इस मुहिम को चला रही है और किसी भी हाल में वोट चोरी नहीं होने देगी। करण माहरा का कहना है कि वे जल्द ही केदारनाथ उपचुनाव में हुई गड़बड़ियों का भी खुलासा करेंगे। कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस भवन में एआईसीसी CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। उत्तराखंड में जिन लोगों के वोट कट गए हैं, उनके जरिए कांग्रेस ने 4000 RTI दाखिल कर वोट काटे जाने की जानकारी मांगी। सप्पल का कहना है कि किसी भी RTI का सीधा जवाब नहीं दिया गया है, सारे जवाब टालने वाले दिए जा रहे हैं। अब वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि किन लोगों की अर्जी पर यह वोट काटे गए हैं और इलेक्शन कमीशन के कानून के अनुसार क्या उन्हें स्पीड पोस्ट, फॉर्म 7 या BLO के माध्यम से सुनवाई का मौका दिया गया। भाजपा ने दोनों उपचुनाव भी इन्हीं फर्जी तरीकों से जीते हैं। बीजेपी इलेक्शन कमीशन की मदद से नागरिकों के मतदान करने के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सही वोट काटकर और फर्जी वोटर के नाम मतदाता लिस्ट में जोड़कर यह सब गड़बड़ कर रही है। कांग्रेस उत्तराखंड सहित पूरे देश में इस मुहिम को चला रही है और किसी भी हाल में वोट चोरी नहीं होने देगी। करण माहरा का कहना है कि वे जल्द ही केदारनाथ उपचुनाव में हुई गड़बड़ियों का भी खुलासा करेंगे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम कोर्ट जाएंगे, हर जनता के बीच में भी जा रहे हैं और कोर्ट भी जा रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि वोट की चोरी नहीं हुई तो इतना करते कि महाराष्ट्र में 60 लाख वोटरों का हेरफेर हुआ है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है और उसी से खुलासा हुआ कि इस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और अभी आप ही के एक पत्रकार भाई की बात पे जवाब मिला है कि चुनाव आयोग से हम क्वेश्चन करते हैं, उत्तर बीजेपी देती है। बीजेपी से हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उत्तर जो है चुनाव आयोग करा। तो ये जो याराना है चुनाव आयोग और बीजेपी का, वो खुलासा उसका हो चुका है। आज आप सबके सामने ये तमाम कागज उन RTI की कॉपी है सूचना के अधिकार के अंदर,
जो करीब 2500 वोटर्स ने चुनाव आयोग को जमा की थी कि उनका वोट उनके जीते जी कट कैसे गया। उन्होंने ये जानकारी चुनाव आयोग से मांगी थी कि उनका वोट काटने की सिफारिश किसने की, उसका नाम बताया जाए। और चुनाव आयोग का जो नियम कहता है, जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार बोला कि हर वोटर का नाम काटने से पहले वो वोटर को एक स्पीड पोस्ट भेजते हैं और फिर उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम चला रही है, जिसके लिए पार्टी संगठन ने ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। हरिद्वार में ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए हरिद्वार पहुंचे ऑब्जर्वर CWC मेंबर जी रुद्रा राजू ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे ऑब्जर्वर ने संगठन सृजन कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिला और ब्लॉक स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को अहम पदों की जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी के साथ रायशुमारी कर 6 नामों का पैनल केंद्रीय संगठन को भेजा जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूपेश वालिया हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे इस कार्यक्रम से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, क्या एकजुट हो पाएगी कांग्रेस? देखिए, यदि हम प्रदेश प्रभारी की बात पर यकीन करें तो ये जो संगठन सृजन अभियान है, ये केवल एकजुट कांग्रेस को एकजुट करने के लिए ही चलाया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी जो रुद्रा राजू आए थे, उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए साफ साफ बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो पिछड़े अल्पसंख्यक और दलित हैं, उनको भी जो कांग्रेस संगठन है उसमें मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रेस वार्ता के दौरान जो हरिद्वार ग्रामीण की विधायक हैं अनुपमा रावत, उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी एक निजी एजेंसी द्वारा जो सर्वे कराया गया है उसमें उत्तराखंड को महिलाओं के लिए बहुत असुरक्षित माना गया है, तो उस पर उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी हैं रुद्रा राजू, उन्होंने पूरे जो अभियान है सृजन संगठन अभियान, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और साफ साफ कहा कि चूंकि पूरे देश में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का चयन किया जाना है, तो वो सभी से रायशुमारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं और सभी से रायशुमारी करने के बाद वो 6 नामों का पैनल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजेंगे, जहाँ से उन 6 नामों में से किसी एक नाम का ऐलान किया जाएगा और वो हरिद्वार का यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। जी, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है इसमें? देखिए, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि जो तमाम जहां पर मौजूदा विधायक हैं, उन मौजूदा विधायकों से भी चर्चा की जाएगी और जो अन्य कार्यकर्ता लोग हैं या जो प्रदेश के या संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे भी रायशुमारी की जाएगी। उसके बाद ही जो जिलाध्यक्ष है उसका चयन यहाँ पर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रूपेश ये जानकारी देने के लिए। कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बताया कि पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित है। प्रदेश की सरकार कोई भी कार्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में व आपदा पीड़ितों के लिए नहीं कर रही है, जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद धरातल पर पहुंचकर देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आपदा के 4 दिन बाद तक सरकार न तो जल, न भोजन, न ही दवाइयाँ व डॉक्टर उपलब्ध करा पाई है। पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की स्थिति अभी भी खराबी है। उन्होंने इन सब की वजह को पंचायत चुनाव व वोट चोरी से जोड़ते हुए कहा कि सारे अधिकारी आपदा को छोड़ चुनाव को पूरा करने में लगे हुए थे, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि स्वावलंबी बनो तो जनता जान चुकी है कि खुद की सहायता खुद ही करनी पड़ेगी। भाजपा सरकार केवल ड्रामा कर रही है। डबल इंजन की पोल खोलता हुआ ये सारा कार्यक्रम है और सरकार भी आपदा में क्या कर रही है मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। आदरणीय गणेश गोदियाल जी तो लगातार वहीं हैं और एक आध क्षेत्र में मैं भी जहाँ गया, कल बागेश्वर में हरीश रावत जी भी हैं। जब 4 दिन तक सरकार पानी ना दे, 4 दिन तक राशन ना दे, ITBP अपनी तरफ से दवाइयाँ मुहैया कराए और 4 दिन तक सरकार दवाई और डॉक्टर ना पहुँचा सके, तो क्या आपदा में कर रहे होंगे। क्योंकि पंचायत चुनाव को जो देर करी वोटों की चोरी के लिए, उसका नतीजा ये है कि आपदा में अधिकारी कर्मचारी लोग मदद करने के बजाय चुनाव को निष्पादन में लगे हुए थे।
तरफ केदारनाथ क्षेत्र के चोराबाड़ी ग्लेशियर में आज एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हल्का एवलांच यानी हिमस्खलन दर्ज किया गया, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है और स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवान ने जानकारी दी और बताया कि गुरुवार दोपहर लगभग 2 बजे चोरावाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में एक एवलांच की घटना दर्ज की गई, जो कि मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद विशेषज्ञ टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, जो कि मौके की वस्तु स्थिति का आकलन कर रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार की प्राकृतिक गतिविधियां हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य होती हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी प्रकार की असत्य या भ्रामक सूचना का प्रसार न करने का आग्रह किया है। आज श्री केदारनाथ धाम से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जानमाल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहां पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। आसमानी आफत से उत्तरकाशी जिले का आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 72 घंटे से हो रही बारिश के कारण उत्तरकाशी का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त यमुनोत्री व गंगोत्री राजमार्ग कई तरह से लगातार बाधित हो रहा है। राजमार्ग को खोलने में कार्यरत संस्था को काम करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहाड़ों से पत्थरों का गिरना लगातार जारी है। वहीं जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने अपील की है कि यदि आवश्यक है तो ही घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर ना निकलें। वहीं ट्रैफिक को रोकने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जब तक मार्ग पूरी तरह से न खुले तब तक किसी भी वाहन को आवाजाही की इजाजत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अति आवश्यक सेवा चलती रहेगी। बारिश का देखिए अलर्ट होने की वजह से हम लोगों ने स्कूल को कल भी बंद रखा और आज भी बंद रखा। ये अलग बात है कि बारिश उस तरह से बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बट कंटिन्यूअस है, मॉडरेट है पर लगातार है। रोडों का पोजीशन मैं अगर बताऊं तो दोनों एनएच बाधित हो रहे हैं बार बार कंटिन्यूअस हमारे स्लिप आने की वजह से। मशीनें हैं उसको खोल भी रही हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा ओवर सैचुरेशन हो गया है पहाड़ों में और मिट्टी में कि वो कंटिन्यूअसली उसको फ्लो हो रहा है। तो इसको देखते हुए हमने एक तो ट्रैफिक मूवमेंट आज के लिए बंद कराया, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड दोनों मूवमेंट बंद कराए, इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ते हुए। उत्तराखंड में बरसात के चलते तमाम सड़क टूटी है, जिससे आम जनमानस को आवागमन में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन के मुताबिक राज्य में 1700 की टूटी थी, जिसमें से अधिकांश सड़कें ठीक कर ली गई हैं। वहीं जिन सड़कों में अभी भी मलबा आ रहा है वहां पर मशीनें लगी हैं, निरंतर कार्य चल रहा है। राज्य में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर सड़कें टूटी ना हो और वहां पर मशीनरी काम ना कर रही हो। सभी जगह त्वरित रूप से कार्य चल रहा है। हालांकि अत्यधिक बरसात होने के कारण इस बार जगह जगह सड़कें टूट रही हैं। हल्द्वानी में बीते 2 दिनों से हुई बरसात की वजह से किसानों की जमीनों को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सूखे नदी पर बने पुल का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि गोला नदी ने बिंदुकता में जमीनों का कटाव किया है। नंदौर नदी ने चोरगलिया क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया है। सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों की टीमों ने सभी जगह का स्थलीय निरीक्षण किया है और रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग पर क्षतिग्रस्त हुए पुल के एक हिस्से को ठीक करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा इस बरसात में कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी भी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देहरादून के विकास नगर से मानवता की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। धर्मावाला गांव के नरेश कुमार और कुंजा ग्रांड के ऋषिपाल ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक प्रेरणादायक पहल शुरू की है। ऋषिपाल ने बताया कि पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इसके लिए धर्मावाला गांव के लोगों ने मिलकर गेहूं, चीनी, चावल जैसी आवश्यक खाद्यान्न सामग्री एकत्रित की है। यह सामग्री
टेम्पो के जरिए पाबंद साहिब गुरुद्वारे भेजी जा रही है, जहां से गुरुद्वारा कमेटी से पीड़ितों तक पहुंचाएगी। दोनों ने क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि संकट की घड़ी में सभी दिल खोलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें। इस पहल ने आसपास के गांव में भी मदद की लहर पैदा की है, जो सामुदायिक एकजुटता की मिसाल बन रही है। रुद्रपुर शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में इंदौर से लौटे महापौर विकास शर्मा ने एसएसपी मणिकांत मिश्रा के साथ बैठक कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा तैयार की। महापौर ने बताया कि रुद्रपुर उत्तराखंड का पहला शहर होगा जहां पूरे नगर निगम क्षेत्र को एआई आधारित हाईटेक एनपीआर ईवीआर नंबर प्लेट रीडिंग कैमरों से लैस किया जाएगा। इन कैमरों से न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन स्वतः चिन्हित होगा, बल्कि तुरंत ही चालान भी जारी हो जाएगा। साथ ही ये व्यवस्था अपराध नियंत्रण में भी सहायक सिद्ध होगी। महापौर ने कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और प्रवेश द्वारों पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना की डीपीआर शीघ्र राज्य सरकार को भेजी जाएगी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इसे क्रांतिकारी योजना बताते हुए कहा कि इससे यातायात प्रबंधन सुगम होगा और अपराध नियंत्रण में भी अप्रत्याशित सुधार देखने को मिलेगा। माननीय मेयर साहब का और हमारे एसएसपी साहब का एक विजन है कि जो आने वाला त्योहारी सीजन है उससे पहले हम शहर को की यातायात व्यवस्था और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कैसे नकेल कस सकें, इसके लिए एक प्लान मेयर साहब इंदौर सिटी का सर ने बताया था, उसको इस शहर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए पूरा ब्यौरा मैंने मेयर साहब को दिखा दिया है और हमारी कार्यप्रणाली से भी वो संतुष्ट हैं कि हम ठीक कार्य कर रहे हैं और कितना बेहतर किया जाता उसके लिए जो सपोर्ट नगर निगम की ओर से होना है तो मेयर साहब उसके लिए तैयार हैं। उनका हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर चोरी के शक में कुछ ग्रामीणों ने एक युवक को बंधक बना लिया है, जिसके बाद युवक को नंगा कर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान एक व्यक्ति ने लाइसेंसी बंदूक की नली युवक के मुंह में डाल दी। इससे मारपीट के दौरान युवक बार बार रहम की भीख मांगता दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा किसी तरह की कोई रहम नहीं दिखाई गई। इस मारपीट में युवक घायल हो गया है। इस मारपीट का ग्रामीणों के द्वारा वीडियो भी बनाया गया है, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं ये थाना मंगलौर और चौकी नारसन क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति को कुछ लोग पीट रहे हैं और जो आपने कहा उसकी भी पुष्टि है क्योंकि एक वीडियो उसमें दिखता है। पुलिस ने उस वीडियो का संज्ञान लेकर के तथ्यों की पड़ताल करी। वास्तव में घटनाक्रम हुआ है, उसमें पुलिस की तरफ से उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।